Hello everyone and welcome to the Sociocratic Academy. This is Bhavesh Pandey and today we are going to start our first chapter of Political Science class 10 that name is Power Sharing. आज हम पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या सीबीएसई ने डाला हुआ है और डिस्कस करने वाले हैं इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पावर शेयरिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पावर शेयरिंग होती क्या है, व्हाट डू मीन बाय पावर शेयरिंग, एंड फिर हम देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या तरीका अपनाया था पावर शेयरिंग के अंदर, श्रीलंका ने क्या तरीका अपनाया था पावर शेयरिंग के अंदर, एंड फिर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज पावर शेयरिंग। एक्चुअली पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिवाइड करती है अपने वेरियस लेवल्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं, जब नेशनल गवर्नमेंट थोड़ी पावर दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को और फिर स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोकल गवर्नमेंट को, तो इसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। और ये इसलिए की जाती है किसी कंट्री के अंदर सो दैट किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से और इजी वे में हो सके, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को ईजिली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके। दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी पूछी जाती है, बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पूछा जाता है। सबसे पहले इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन। यहाँ मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। ये वर्ड है आपका एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? सो एथनिक कंपोजिशन इट इज अ शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और सेम आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। एथनिक कंपोजिशन बनता है आपका लैंग्वेज से, कल्चर से, कस्टम से। जब फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके डिफरेंट कस्टम्स होते हैं। जब इतनी सारी हमें डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है तो वो सारी डाइवर्सिटीज़ मिलकर बनाती हैं वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। और हम एथनिक कंपोजिशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेल्जियम का और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा था और उस एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन प्रॉब्लम्स को बेल्जियम और श्रीलंका ने किस तरीके से शॉर्ट आउट किया था। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की। एथनिक कंपोजिशन आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होता है। एक पर्टिकुलर रीजन का, एक पर्टिकुलर एरिया का शेयर्ड कल्चर, जहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को फॉलो करते हैं और उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, वो सब मिलकर एथनिक कंपोजिशन बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन। तो बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम आप देख सकते हो यहाँ पे बेल्जियम का मैप दिखाया गया है और इस मैप के अंदर आप देख रहे होंगे एक पार्ट ग्रीन शेडेड है और एक पार्ट रेड शेडेड है। अब इसका क्या मतलब है? आप इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन देखेंगे वो ग्रीन पार्ट से शेडेड है और ये आपका फ्लेमिश रीजन है, और बेल्जियम का जो रेड वाला पार्ट शेडेड है ये वहाँ का वैलोन रीजन है। एक्चुअली बेल्जियम क्या था? बेल्जियम डिवाइडेड था टू रीजन्स के अंदर और ये जो रीजन्स बने हुए थे ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बने थे। बेल्जियम में आप ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये था आपका फ्लेमिश रीजन और इस रीजन के अंदर लोग डच लैंग्वेज बोला करते थे और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 59% की थी। और वहीं पे आप देख सकते हैं बेल्जियम का जो रेड शेडेड पार्ट है ये है वहाँ का वेलोनिया रीजन और इस रीजन के अंदर फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे और उनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो अराउंड 40% की थी। तो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर 59% के साथ, रेड एरिया में वेलोन रीजन के अंदर फ्रेंच स्पीकर 40% के साथ। और यहाँ पे आप ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं शेडेड, ये ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मन पॉपुलेशन को। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो ओनली 1% की थी। तो इस तरीके का था ये पूरा बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब भाई बेल्जियम का जो ईस्ट पार्ट है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि बेल्जियम के ईस्ट में अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे जर्मनी कंट्री आती है और बेल्जियम के नॉर्थ साइड में आपका नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड के अंदर डच लैंग्वेज बोली जाती है, जिस वजह से डच का इम्पैक्ट हमें बेल्जियम में भी देखने को मिलता है। और बेल्जियम के साउथ पार्ट में फ्रांस कंट्री है, फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है और जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर हमें फ्रेंच का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अब ये जो पूरा जो कम्युनिटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसकी वजह से बेल्जियम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगी? क्योंकि बेल्जियम के अंदर आप देख सकते हो कि डच पीपल्स की मेजॉरिटी है, डच पीपल 59% है और डच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जा रही है बेल्जियम के अंदर। और इसी की वजह से जो डच कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं बेल्जियम को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। डच कम्युनिटी ये चाह रही थी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ बने उसमें डच वालों को प्रेफरेंस दी जाए रेदर देन फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स। अब बेल्जियम के सामने एक बहुत ही बड़ा टेंशन था कि वो किस तरीके से अपने इस एथनिक कंपोजिशन को
इंटीग्रेट करेगी, यूनाइटेड करेगी। तो बेल्जियम ने इसका प्रॉब्लम क्या निकाली, सॉल्यूशन क्या निकाला, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन समझते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे दिखाया गया है मैप के अंदर, और इसमें आप देख सकते हैं इसका जो रेड शेडेड पार्ट है ये डिपिक्ट कर रहा है श्रीलंकन तमिल्स को, जो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोलते थे श्रीलंका के। और इसमें जो ग्रीन पार्ट आप देख सकते हैं ये है सिनहलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिनहलीज वो लोग थे जो बुद्धिज़्म कल्चर को फॉलो करते थे, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो सिन्हाला लैंग्वेज थी, और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 74% थी, जो कि मेजॉरिटी के साथ है। फिर आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर आपको एक ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, ये ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन तमिल्स को, जिनकी टोटल पॉपुलेशन श्रीलंका के अंदर 5% थी। तो ये है हमारा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और जिसके अंदर सिन्हाला 74% के साथ मेजॉरिटी पर है। अब सेम सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी आ रही थी एज लाइक बेल्जियम। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो डोमिनेट करना चाह रही थी, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उस लैंग्वेज को बोलने वाले स्पीकर 74% थे। तो दोनों कंट्री का हम एग्जांपल देख रहे हैं, दोनों कंट्री के अंदर कम्युनिटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और दोनों कंट्री में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी वाले स्पीकर्स हैं, जैसे बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर मेजॉरिटी में और श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकर मेजॉरिटी में 74% के साथ। तो ये जो मेजॉरिटी वाली हमारी कम्युनिटी है ये उस कंट्री में डोमिनेट करना चाह रही थी। अब दोनों कंट्री ने सोल्यूशन निकाला, एक का सोल्यूशन अच्छा है और एक का सोल्यूशन बेकार है। पहले बात करते हैं हम बेल्जियम के बारे में, जिसने पावर शेयरिंग का तरीका अपनाया और अपने इस ओवर कॉम्प्लेक्स्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर को, जो वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उसको शॉर्ट आउट करा। अब बेल्जियम ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला? बेल्जियम ने इसका सोल्यूशन निकाला एक मॉडल का निर्माण करके। बेल्जियम ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम था बेल्जियम मॉडल, और इसको हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम भी कह सकते हैं, कि बेल्जियम ने किस तरीके से सारी कम्युनिटी को एकोमोडेट करा। तो बेल्जियम मॉडल से क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को बेल्जियम ने कैसे शॉर्ट आउट करा, कैसे उसको ओवरकम करा। तो भाई उसको ओवरकम किया गया बेल्जियम मॉडल को अपनाकर। अब इस बेल्जियम मॉडल में बेल्जियम ने क्या क्या बताया कि बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। बेल्जियम ने लगभग 4 बार अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आया। इस कम्युनिटी, ये जो लैंग्वेजेस डिवाइडेड है, कम्युनिटी डिवाइडेड है, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए उसने लगभग 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। 1970 से लेकर 1993 तक उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। डच और फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेल्जियम मॉडल में ये कहा गया कि जो डच बोलने वाले स्पीकर्स हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले स्पीकर्स हैं, इन दोनों लैंग्वेज के जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो मंत्री हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगा। मतलब डच स्पीकर्स बोलने वाले जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला मिनिस्टर, और फ्रेंच स्पीकर जो बोलने वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला मिनिस्टर की पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल होगी। किसी एक स्पीकर के मिनिस्टर को ओवर पावर नहीं किया जाएगा, दोनों को इक्वली रखा जाएगा, दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैनी पावर्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स। अब भाई बेल्जियम के अंदर ये जो 2 रीजन डिवाइडेड हैं, फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन, ये इन दोनों को सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। ये दोनों सेपरेट स्टेट बन गए और स्टेट को भी पावर दे दी गई कि वो अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकता है अपने स्पीकर्स के लिए। हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेलोनिया रीजन है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंच पीपल के लिए डिसीजन ले सकती है, और जो हमारा फ्लेमिश रीजन है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डच पीपल्स के लिए डिसीजंस ले सकती है। दोनों स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, मैनी पावर्स, ब्रुसेल हैज सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ स्पीकर। अब भाई आप इस मैप में देखो, यहाँ पे आपको छोटा सा जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये है ब्रुसेल। ब्रुसेल वहाँ की कैपिटल है बेल्जियम की, और ब्रुसेल के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ब्रुसेल की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, एक अलग से ही सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ब्रुसेल के अंदर डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे और आपका जो फ्रेंच स्पीकर थे वो मेजॉरिटी में थे। वही अगर हम ऑल ओवर बेल्जियम की बात करें तो ऑल ओवर बेल्जियम में आप देख सकते हो फ्रेंच माइनॉरिटी पर है और डच स्पीकर मेजॉरिटी पर है। लेकिन ब्रुसेल में ये केस अपोजिट था। ब्रुसेल के अंदर डच स्पीकर्स तो माइनॉरिटी में थे, लेकिन आपके जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे, और इसकी वजह से ब्रुसेल के अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो
फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि भाई ब्रुसेल की अपनी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देयर वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट मेड इन बेल्जियम टू सिक्योर कल्चर और एजुकेशन राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर वहाँ पे एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी दोनों तरह के लैंग्वेज बोलने वाले स्पीकर्स ने, मतलब कि फ्रेंच स्पीकर्स ने और डच स्पीकर्स ने। फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर ने अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर वालों की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें सारे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, और जो डच बोलने वालों की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें सारे डच बोलने वाले लोग थे। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती थी अपनी अपनी कम्युनिटी को उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो अपने लैंग्वेज राइट को सिक्योर करने के लिए, अपने कल्चर राइट को सिक्योर करने के लिए, अपने कस्टम्स को सिक्योर करने के लिए काम करेंगे। और जो आपका डच बोलने वाली कम्युनिटी है तो डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने एजुकेशनल राइट, अपने लैंग्वेज राइट, अपने कल्चर राइट्स को सिक्योर करने के लिए काम करेगी। तो ये पूरा मॉडल क्या है? ये पूरा मॉडल है आपका बेल्जियम मॉडल। और ये बेल्जियम मॉडल हमें ये बताता है कि जो एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया गया, वो इन तरीक़ों से सॉल्व किया गया, जिसके अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसके अंदर फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर के मिनिस्टर को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी गई, जिसके अंदर ब्रुसेल के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन था उसका सोल्यूशन जो श्रीलंका ने निकाला वो एज़ कम्पेयर बेल्जियम बहुत बेकार था। बेल्जियम मॉडल को पावर शेयरिंग में बहुत अच्छा माना जाता है कि बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकाला और दोनों तरह के स्पीकर्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वली रिप्रेजेंटेटिव किया गया। लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। श्रीलंका ने जो पॉलिसी अपनाई वो पॉलिसी थी मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। मेजॉरिटेरियन पॉलिसी श्रीलंका के अंदर, बेल्जियम में बेल्जियम मॉडल। तो श्रीलंका ने जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अपनाई, इस मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है जब किसी कंट्री में किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो कम्युनिटी उस कंट्री को डोमिनेट करने लगती है, अपने रूल्स लगाने लगती है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंट्री को हमारे अकॉर्डिंग रन किया जाएगा या फिर चलाया जाएगा या फिर हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। तो उसको कहते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को अपनाया क्योंकि श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो सिनहलीस थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे, और उनकी पॉपुलेशन 74% थी। इसकी वजह से सिन्हाला की वजह से इस मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को अपनाया गया। और ये पॉलिसी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते या फिर आप किसी एक कम्युनिटी के लिए पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आपको एज अ गवर्नमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके लिए इक्वल पॉलिसीज़ बने। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका ने क्या करा इस पॉलिसी के अंदर? इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड इन श्रीलंका एंड सिन्हाला मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका ने क्या करा, जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अपनाई 1956 में, उसमें यह कहा गया कि अब से गवर्नमेंट के सारे काम सिन्हाला लैंग्वेज में किए जाएंगे और सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। और वहीं पर इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया था। पॉलिसीज फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एडमिशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। और मेजॉरिटेरियन पॉलिसी के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी लोग जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो बुद्धिज़्म कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं ये सारे बौद्ध कल्चर के लोग थे जो बुद्धिज़्म को अपना रखा था जिन्होंने। तो जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। जब भी श्रीलंका में कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो वहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, और वहाँ के जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उसमें ईजिली एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा टू दी सिन्हाला स्पीकर्स। ये चीज़ इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बताई थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। और इनकी जो पॉलिसी थी इसके अंदर ऐसे अमेंडमेंट किए गए, ऐसे चेंजेस किए गए जिसके अंदर बुद्धिज़्म कल्चर को, या बुद्धिज़्म जो लोग वहाँ रह रहे थे 74% जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था और उनको फॉस्टर किया जा रहा था। फॉस्टर का मतलब होता है उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, उस कंट्री के अंदर बुद्धिज़्म कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था। और क्या करा उन्होंने इस पॉलिसी में? अदर स्पीकर्स एक्सेप्ट सिन्हाला
डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज दे वर इन माइनॉरिटी। सिन्हाला स्पीकर्स को छोड़कर बाकी जितने भी स्पीकर्स थे, इंडियन तमिल स्पीकर, श्रीलंकन तमिल स्पीकर, उन सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। हर तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएटेड। अब भाई श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो गई जहाँ पे ये जितने भी स्पीकर्स हैं, लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे। सिन्हाला कम्युनिटी तो डोमिनेट कर रही थी श्रीलंका के अंदर, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल है 13% और जो इंडियन तमिल है 5%, ये अपोजिशन में थे। ये कह रहे थे कि आपने जो पॉलिसीज़ अपनाई है दीज आर नॉट गुड पॉलिसीज़, बिकॉज इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इक्वालिटी कहीं भी नहीं है। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे वॉर हो सकती थी पर हुई नहीं। उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर सिचुएशन, जहाँ पे एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग किसी भी टॉपिक पे जब उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, एक लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, उसको हम सिविल वॉर सिचुएशन बोलते हैं। और ये सिविल वॉर सिचुएशन आई थी आपकी श्रीलंका के अंदर। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, बेल्जियम मॉडल, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका, दोनों का एथनिक कंपोजिशन समझा। बेल्जियम के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही थी आपकी, फ्रेंच स्पीकर्स थे, डच स्पीकर्स थे, जर्मन स्पीकर्स थे, जिसके अंदर जो डच स्पीकर थे वो मेजॉरिटी में थे, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे। लेकिन ब्रुसेल जो उनकी कैपिटल है, वहाँ पे चीज़ उल्टी थी। वहाँ पर डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकर मेजॉरिटी में थे, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहा था। और इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बेल्जियम ने एक मॉडल अपनाया जिसको नाम दिया गया बेल्जियम मॉडल, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई वो मैंने आपको बताई। और श्रीलंका ने इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को अपनाया, और इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या उसने करा ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, या तो श्रीलंकन मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है मेजॉरिटेरियन पॉलिसी क्यों अपनाई थी और इसमें क्या क्या किया गया था, या बेल्जियम मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम मॉडल क्या था और बेल्जियम ने इसको क्यों अपनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पावर शेयरिंग होती है ये डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब ये ज़रूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक कंट्री के अंदर, ये क्यों अपनानी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि पावर शेयरिंग के टाइप्स कितने होते हैं, पावर शेयरिंग कितने तरह की हमें देखने को मिलती है आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। टिल देन आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप चैनल का नेम डाला है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस पूरे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर है, और आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।